गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था लेबोरेटरी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्कूल बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, अधिगम सामग्री के रूप में स्कूल भवन। कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो लर्निंग एड किस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, देखिए ज़रा कैसे पढ़ेंगे इसको। स्कूल में हम ऐसा क्या करें जिससे बच्चा सीख सके। अगर आप आजकल देखो तो गवर्नमेंट स्कूल्स में दीवारों पर कोई से कोई डायग्राम बने होते हैं, चित्र बने होते हैं। ठीक है, क्लासरूम में बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं ताकि बच्चा अगर स्कूल में एंटर करे तो उसको लर्निंग का माहौल मिले। अगर वो चल फिर भी रहा है, घूम भी रहा है कॉरिडोर में, तो वो कुछ ना कुछ पढ़ता हुआ जाए, कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिले उसको। तो इसलिए हम सब बोलते हैं कि बिल्डिंग जो है वो लर्निंग एड के रूप में काम करनी चाहिए। देखते हैं क्या लिखते हैं। तो कहते हैं विद्यालय भवन का विद्यार्थियों के अधिगम में महत्वपूर्ण योगदान होता है। कि जो विद्यालय का भवन है वो विद्यार्थी के अधिगम में महत्वपूर्ण योगदान देगा। विद्यालय भवन की अधिगम सामग्री के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में फर्श, दीवारों, स्तंभों, अलमारियों, दरवाजों, पंखों आदि को अधिगम सामग्री के रूप में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जितनी भी चीजें स्कूल में प्रेजेंट है सबका इस्तेमाल हम लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए कर सकते हैं। करें दीवारों पर विभिन्न प्रकार के कोणों की रचना की जा सकती है। कि जितनी भी दीवारें हैं उस पर आप कोण बना दो जिससे बच्चे को कोण के बारे में सामान्य जानकारी मिल सके। गणित से संबंधित आधारभूत जानकारी देने के लिए स्कूल के बरामदे, कक्ष की दीवारों और दरवाजों पर हम वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, इस तरह की ज्यामितीय आकृति भी ड्रॉ कर सकते हैं। दीवारों, बरामदों और दरवाजों पर वर्णमाला, संख्याएं, पैमाना, सारणी हम ये सब बना सकते हैं। जैसे मान लो कि बच्चा अगर बाहर भी है तो वो कुछ तो सीखे, कुछ तो उसे याद हो, कुछ तो दिमाग में बैठे उसके। ठीक है, तो हम इंद्रधनुष के रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं इनको बनाने के लिए, बच्चों को जो है इंद्रधनुष के बारे में पता लगे। इसके अलावा दीवारों पर विभिन्न कहावतों और नारों को भी हम लिख सकते हैं ताकि बच्चा जो है उनको भी सीखे। ठीक है, दीवारों पर प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम तस्वीर बना दें जिससे बच्चों को प्रेरणा मिलती रहे। विद्यालयों की दीवारों पर उतारे गए मानचित्र, ग्राफ आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार विद्यालय भवन का अधिगम सामग्री के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान बच्चे को मिल सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं अदर्स रूम इन स्कूल। भाई स्कूल में बहुत सारे रूम होते हैं ना, तो अलग अलग स्कूल में हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। तो पहला है आपका स्टोर कक्ष। तो कह रहे हैं स्कूल के टूटे फूटे और अतिरिक्त फर्नीचर रखने के लिए एक स्टोर का निर्माण भी हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। दफ्तर के साथ भी एक स्टोर कक्ष होना चाहिए जिसमें दफ्तर की सभी आवश्यक फाइलें, अलग अलग के छात्रों के फॉर्म, स्कूल का पुराना रिकॉर्ड आदि हम सेफ रख सकें। ठीक है, इस तरह विज्ञान विभाग, कला विभाग आदि का स्टोर रूम भी होना चाहिए। ठीक है, तो स्टोर रूम अवश्य है, स्कूल में आवश्यक है। दूसरा शौचालय। कह रहे हैं प्रत्येक स्कूल में एक अच्छा साफ सुथरा शौचालय होना चाहिए। स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों अगर पढ़ते हैं, दोनों का शौचालय जो है वो अलग अलग बनाया जाए। फ्लश के शौचालयों की होने चाहिए। शौचालय में हवा भी आए, प्रकाश भी होना चाहिए। फिनाइल और अन्य कीटनाशक दवाओं का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए एक कर्मचारी भी हमें रखना चाहिए। पानी की व्यवस्था हो उचित। दूसरा है पुस्तकालय। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पुस्तकालय स्कूल में अवश्य हो। उस पुस्तकालय के अंदर हर तरह की बुक बच्चे के अच्छे के लिए, बच्चे के विकास के लिए होनी चाहिए। बिना पुस्तकालय ऐसा होता है जैसे मानो आत्मा के बिना शरीर। पुस्तकालय स्कूल में दिल की तरह होता है। पुस्तकालय शोर शराबे से दूर होना चाहिए, ज़्यादा शोर ना हो। पुस्तकालय में शांति होनी चाहिए। समाचार पत्र जरूर हो, उसके लिए स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, और बैठने के लिए मेज कुर्सी का प्रबंध भी होना चाहिए। उसके बाद है स्कूल में खेल का मैदान। तो स्कूल भवन के निर्माण की योजना बनाते समय खेल के मैदान को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। स्कूल के लिए खेल के मैदान का महत्व वेलिंगटन के इस कथन पे, वेलिंगटन के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि वाटरलू का युद्ध एटन के खेल के मैदानों में जीता गया था। ठीक है, खेल के मैदान थे, वहां पे ये जो है जीता गया था। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु खेल का मैदान बहुत जरूरी है क्योंकि शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और स्वस्थ के लिए बच्चे को एक्टिविटी करनी चाहिए। बच्चों के लिए विविध प्रकार के गेम्स का इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद है स्कूल औषधालय। कि स्कूल में मेडिकल रूम होना चाहिए जिसमें चिकित्सा बॉक्स, पट्टियां, दवाइयां, थर्मामीटर, तौलिया, एक बेड और शारीरिक जांच के आवश्यक उपकरण भी रखे होने चाहिए। स्कूल का जलपान गृह।
कि स्कूल में एक जलपान गृह बनाया जाना चाहिए कि आवश्यक ज़रूरी तो नहीं, परंतु अगर जगह बच जाए तो इसका निर्माण होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है। ठीक है भाई। दूसरा है आपका संसाधन गृह, कि संसाधन कक्ष वो कक्ष होता है जिसमें संसाधनों द्वारा व्यक्तिगत रूप से छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को दूर हम कर सकते हैं। मतलब उसमें वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बच्चों की प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। संसाधन कक्ष के लिए सामान्य अध्यापकों के साथ साथ संसाधन संबंधित अध्यापकों की भी आवश्यकता होती है, इसलिए संसाधन कक्ष होना चाहिए। कर्मचारी कक्ष में क्या है कि स्कूल में कर्मचारी कक्ष का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। ये वो कमरा है जहाँ अध्यापक खाली समय में आराम कर सकते हैं, अपना पाठ तैयार कर कॉपी चेक कर सकते हैं। इस कमरे में अलमारियाँ या शेल्फ हों जहाँ जो अध्यापक हैं वो अपने रजिस्टर, पेपर, पुस्तक आदि रख सकें। उसके बाद है विशिष्ट कक्ष, कि सामान्य कक्षाओं के साथ साथ विशिष्ट कक्ष जैसे भूगोल, गृह विज्ञान, इतिहास विज्ञान संबंधित अलग कक्ष होना चाहिए ताकि इनसे संबंधित सभी उपकरण चार्ट कमरों में रखे जाएं। फिर है पेयजल व्यवस्था, कि पानी की व्यवस्था सही ढंग से होनी चाहिए। पेयजल कमरा होना चाहिए छोटा सा, जिसमें टंकी होनी चाहिए, नल लगे होने चाहिए, अधिक से अधिक बालक पानी पी सके। हफ्ते में उसकी सफाई होनी चाहिए अच्छे तरीके से। टाइम टाइम पर लाल दवा भी इस्तेमाल करें पानी में डालने के लिए। ठीक है। पानी में जो नीचे फैल जाता है फर्श पर, उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पानी को ढककर रखें। ठीक है। लोहे की डंडी वाला गिलास भी वहाँ पे होना चाहिए, बच्चे पानी गंदा किए बिना उसको पी सकें, ऐसी व्यवस्था हो। घड़ों को भी टाइम टाइम पर साफ करना चाहिए। स्कूल में वाटर कूलर भी लगाए सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे जिस टंकी में वाटर कूलर से पानी आ रहा है वो साफ हो, उसमें कीड़े ना पड़े हों। ठीक है, ताकि बच्चे बीमार ना पड़े, उन्हें बीमार ना हो, जैसे हैजा, अतिसार, मोतीझारा, पीलिया, ऐसे रोग उनको ना हो। दूसरा है गृह शिल्प कक्ष। गृह शिल्प कक्ष में पकाने और परोसने के सही बर्तन होने चाहिए, जैसे पतीले, परात, कड़ची, चम्मच, चाकू, अंगीठी, स्टोव, तवा, ट्रे, भोजन के बर्तन, चाय के बर्तन, लेमन बर्तन, ये सब होने चाहिए यहाँ पर। इंची टेप, सिलाई मशीन, कपड़ा, कैंची, ताकि बच्चे को सिखाया जा सके। स्कूल की व्यायामशाला, जहाँ पर बच्चा योगा कर सकें, व्यायाम कर सकें, खुली हवा में बैठ सकें, खुली हवा में व्यायाम हो, ताकि बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रह सकें, शारीरिक विकास बच्चे का हो सके। उसके बाद है प्रयोगशाला, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ऐसा कक्ष जहाँ पर बच्चों को प्रयोग करके प्रत्यक्ष रूप से लर्निंग हम करवा सकते हैं। प्रयोगशाला से संबंधित सभी प्रकार के उपकरण प्रयोगशाला में होने चाहिए। प्रयोगशाला का उचित रखरखाव भी अत्यंत जरूरी है। प्रयोगशाला में आधुनिक उपकरणों के साथ की गई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बच्चों पर बहुत प्रभाव डालती है। तो ये कुछ 13 चीज़ें थीं जो स्कूल के लिए अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है। अगला टॉपिक क्या है? अच्छा, इसमें आपको जो है आपको हर कमरे के बारे में, हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्कूल के बारे में जितने भी टॉपिक्स हमें पढ़ाए जा रहे हैं, जो पढ़ाए हैं आपको, वो सब ज़रूरी हैं, क्योंकि स्कूल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संस्था है जहाँ बच्चे का लर्निंग विकास बहुत अच्छा होता है, अधिगम विकास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से होता है। इसलिए स्कूल वाला टॉपिक जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है एक बच्चे के माध्यम से, एक बच्चे के लिए। और आप सब जो हैं वो डाइट कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये पढ़ना और पढ़ाना ये तरीके से बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्कूल क्लासरूम एंड लर्निंग प्रोसेस, कि विद्यालय कक्षा, कक्ष और अधिगम प्रक्रिया को संगठित करने के क्या क्या तरीके हैं। तो पहला क्या है? नीड ऑफ स्कूल, विद्यालय की आवश्यकताएं क्यों पड़ती है? तो कह रहे हैं आधुनिक युग जटिलताओं, समस्याओं, भौतिकताओं और विज्ञान का युग है। इस युग में स्कूल बालकों को शिक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। प्राचीन युग में बालक परिवार में रहकर ही समस्त रीति रिवाजों, विश्वासों, व्यवसायों, भाषा, धर्म, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। लेकिन आज जो है वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करी है, क्रांति लाई है। पहले जो है स्कूल को ज़्यादा नहीं था, तो घर में ही बच्चे सब कुछ सीख लेते थे। ठीक है, तो लेकिन अब जब से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हुआ है तो परिणाम क्या निकला कि जीवन के हर क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। रिजल्ट क्या निकला कि विरासत भी व्यापक हो गई है। इस व्यापक विरासत को आज हम अनौपचारिक साधनों की सहायता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित, मतलब उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। सही बात ना, जो हमारी नॉलेज है कल हमारे बच्चों को देंगे, फिर वो अपने बच्चों को देंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई इसका जो हस्तांतरण है, जो इसका जो एक ट्रांसफर है,
वो हम केवल शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल एक ऐसा साधन है जिसमें बालक अच्छे तरीके से अच्छे व्यक्तियों द्वारा अच्छे वातावरण में अच्छे ढंग से शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। विद्यालय वो संस्था है, इसका निर्माण समाज के आदर्शों और अच्छे के लिए किया गया है। अमेरिका के शिक्षा शास्त्री डॉक्टर जॉन डीवी ने स्कूल को लघु समाज भी कहा है, एक छोटा समाज कहा गया है। स्कूल को समाज का दर्पण भी कहा गया है, जिसमें वर्तमान समाज की क्रियाएं, समाज धाराएं, आवश्यकताएं और संस्कृति तो बेटा आज आप नीड ऑफ स्कूल तक कंप्लीट कर लेंगे कि हमें आवश्यकता क्यों है स्कूल की, अच्छे से समझ लेंगे। जो भी आपके डाउट रहते हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, आज आप इतना ही रखेंगे। कल हम आगे जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल, विद्यालय का संगठन, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।